फ़ोन की घंटी बजी तो नाज़ो ने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। फ़ोन उसके कमरे का था। हेलो, उसने लापरवाही से कहा, लेकिन दूसरी तरफ से उभरने वाली आवाज़ सुनकर वो सहम गई थी। मेरी बात गौर से सुनो, मुमकिन है एसपी रहमान तुमसे मिलने की कोशिश करे। किस सिलसिले में? नाज़ो ने कहा। मेरा मतलब है कि वो तो डैडी के दोस्तों में से हैं, इसीलिए तुम्हें रियायत देकर माफ़ कर दिया गया है। क्या मतलब? वो चौंकी। रैम्बो के चौकीदार के अलावा हमें अडगर का सुराग मिटाने की खातिर दुरानी को भी रास्ते से हटाना पड़ा है। अब सिर्फ तुम बाकी हो जिसे इस बात का इल्म है कि अडगर की मौत से पहले आखिरी बार वो किसके साथ था। शुमाइला के साथ, वो बौखला कर बोली। इसका अंदाज़ा मुझे खुद शुमाइला और दुरानी की गुफ्तगू से हुआ था, इसलिए दुरानी को रास्ते से हटाना पड़ा। दूसरा सबूत चौकीदार था और अब तीसरी तुम जिंदा बाकी रह गई हो। दूसरी जानिब से सफाक लहजे में कहा गया। एसपी रहमान और इंस्पेक्टर जैदी दोनों ही सुराग रसा कुत्तों की तरह अडगर की लाश और इसके कातलों की बू सूंघते फिर रहे हैं। रैम्बो के मैनेजर डेसोजा ने उन्हें बताया है कि तुम्हारी और अडगर की बहुत ज़्यादा मुलाकात होती थी। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? नाज़ो ने सहमे हुए अंदाज में कहा। घबराओ नहीं, दूसरी जानिब से सपाट आवाज़ में जवाब मिला। तुम हमारे लिए अहम हो, इसलिए तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया गया, लेकिन तुम इस बात को जहन से खुरच कर निकाल दो कि तुम्हारी मौजूदगी में शुमाइला और दुरानी के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी। बल्कि तुम शुमाइला से सिर्फ इसी हद तक वाकिफ़ हो कि वो भी क्लब के मेंबर है। तुम्हारे दरमियान कभी दोस्ती नहीं रही। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? हाँ, मैं शुमाइला से कभी नहीं मिली, लेकिन क्लब के दूसरे मेंबरों ने तो हम दोनों को जितना कहा गया है सिर्फ उसी पर अमल करो। लहजा करख्ती था। क्लब के दूसरे मेंबरों को हमारे ऊपर छोड़ दो। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए इतना बता देना काफ़ी है कि अब शुमाइला भी तुम्हारी तरह हमारी मुट्ठी में है। वो भी वही करेगी जो हम चाहेंगे। मुझे रहमान अंकल से क्या कहना होगा? नाज़ो ने थूक निकलते हुए खौफजदा लहजे में पूछा। तुम अडगर की दोस्त ज़रूर थी, लेकिन सिर्फ क्लब की हद तक। अडगर की दीगर मसरूफियात के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। मैं समझ रही हूँ, एहतियात लाजिम है, दूसरी जानिब से कहा गया। डेसोजा से मिलने वाली इतला के मुताबिक रहमान तुम्हें ज़रूर कुरेदने की कोशिश करेगा। हो सकता है उसके सादा लिबास वाले तुम्हारी नकलो हरकत पर भी नज़र रखें, इसलिए तुम मुहतात रहना, मगर रोज़मर्रा के मामूल में फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर रहमान अंकल ने अडगर के बारे में तफसील जानने की कोशिश की तो तुम इस बात का इजहार कर सकती हो कि अडगर लड़कियों से दोस्ती पैदा करने और फ्लर्ट करने का आदी था, लेकिन तुम्हारे सिलसिले में उसने कभी किसी हमाकत का मुजाहरा नहीं किया। और अगर उन्हें मेरे बयान पर यकीन ना आया तो ये भी हमारे ऊपर छोड़ दो, मगर इतना याद रखना कि अब तुम्हारी ज़िंदगी का इन्हिसार भी इसी बयान पर ही होगा। हमारे नज़दीक तंजीम के सख्त असूलों के मुकाबले में इंसानों की ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं होती। मैं वही करूँगी जो तुम लोग चाहोगे। नाज़ो सहम कर बोली। वेरी गुड, दूसरी जानिब से मुख्तसरन कहा गया, फिर सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। फ़ोन आने के 10 मिनट बाद ही एसपी रहमान उसके ख्वाबगाह में बैठे हुए थे और अडगर के बारे में सवालात कर रहे थे, लेकिन नाज़ो ने अदाकारी करते हुए बड़ी मासूमियत से बातें दोहरा दी जिनका हुक्म उसे फ़ोन पर दिया गया था। जाते जाते रहमान साहब ने उसे दरख्वास्त की कि वो इन बातों का तज़किरा किसी तीसरी शख्सियत के सामने नहीं करेगी। नाज़ो ने बड़े भोले अंदाज में हामी भर ली थी। 5 स्टार का बैंक्वेट हॉल इस वक्त मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। बेगम बरलास ने अपनी फर्म की सिल्वर जुबली की तकरीब मुनक्कद की थी। दफ्तर के स्टाफ के ख़ास तौर पर लोगों के अलावा दीगर मेहमानों, आला अफसरों और बिजनेस सर्कल के एग्जीक्यूटिव भी इस तकरीब में मदऊ थे। बेगम बरलास इस वक्त हल्की कामदानी की सफ़ेद साड़ी और हीरों के कीमती हार में जगमगा रही थी। जिस मेज़ पर वो बैठी थी उस पर सरदार और मोनिका के अलावा पुलिस के 2 आला अफसरान और ख़ास मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद थे। अलबत्ता एक नशिस्त जो रहमत अली के लिए मखसूस थी वो अभी तक खाली नजर आ रही थी। वज़ारत सनद के सेक्रेटरी जो मेहमान खसूसी की हैसियत से मदऊ थे, एसपी सिटी से गुफ्तगू करने में माहिर थे। 8:30 बज चुके थे, लेकिन रहमत अभी तक नहीं आया। बेगम बल्लास ने अपनी दस्ती घड़ी पर नज़र डालते हुए मोनिका से कहा, क्या तुमने उसे मेरा पैगाम दे दिया था? यस मैडम। उसे ठीक 7:30 बजे आने की ताकीद की गई थी, इसलिए कि इसका नाम इन अफराद की फहरिस्त में शामिल था जिन्हें मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए मुंतखब किया गया। सरदार। मैडम बरलास ने सरदार की जानिब देखा और मदम आवाज़ में दरियाफ्त किया, रहमत ने तुमसे कुछ कहा था? नो मैडम, सरदार का जवाब मुख्तसर था। एक प्रोजेक्ट पर कामयाबी के बाद इसे गालबन अपनी अहमियत का कुछ ज़्यादा ही अंदाज़ा हो गया है। मोनिका ने कदरे नागवारी से जवाब दिया।
मिसिस बरलास जवाब में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त डीआईजी सिटी ने कुछ कहा और वो इनके साथ बातों में मशगूल हो गई। मेहमानों की नशिस्तों के दरमियान बावर्दी बैरे मशरूबात की ट्राली लिए अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहे थे। फिर ठीक 8:45 बजे बेगम बरलास का नाम माइक पर पुकारा गया और वो मुस्कुराती हुई उठकर स्टेज पर पहुंच गई। एक सरसरी निगाह से उसने पूरे हॉल का जायज़ा लिया, फिर बड़े मजे हुए अंदाज में अपनी तकरीर का आगाज़ किया। लोग बड़ी तवज्जो से तकरीर सुनने में मसरूफ़ थे। ख़ास तौर पर वजारत सनद के सेक्रेटरी की आँख और कान दोनों ही मैडम बरलास की तकरीर और उसके हुस्न पर जमे हुए थे। उसी वक्त एक मेज़ पर सूट बूट में मलबूस शेरा अपने साथी से सरगोशी कर रहा था। क्या तुम्हें शिकार नज़र आया या नहीं? मेरा ख्याल है कि वो अभी तक नहीं आया, मगर आएगा ज़रूर। शेरा के साथी ने, जो सफ़ेद शलवार सूट और स्याह बास्केट में था, मध्यम लहजे में कहा। वो दोनों बैरूनी दरवाजे के करीब अलहदा कुर्सियों पर बैठे थे। आज उसे बचना नहीं चाहिए, शेरा ने सर्द आवाज़ में कहा। उस रोज़ मैं मैडम के हाथों, गार्ड्स के हाथों मजबूर हो गया, लेकिन आज मैदान मेरे हाथ में होगा। सोच लो, इतने हुजूम के दरमियान मज़ा तो तभी आता है कि शिकारी शेर की कुछार में घुसकर शिकार खेले। तुम बस इतना ख्याल रखना कि मेरा इशारा मिलते ही हॉल का मेन स्विच ऑफ कर देना। शेरा के लहजे में सफाकी थी। क्या तुमने तीसरे आदमी को भी सब कुछ समझा दिया है? तुम फिक्र मत करो बॉस, हर काम तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। लेकिन शलवार कमीज़ वाला कुछ कहते कहते खामोश हो गया। लेकिन क्या? शेरा ने उसे तेज़ नज़रों से घूरा। बुरा ना मानना बॉस, मगर तुमने मैडम की खातिर कई बार अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाई है, लेकिन इसी के आदमियों ने तुम्हें एक नए मुलाजिम के मुकाबले में जलील करके दफ्तर से निकाल दिया और मैडम ने अभी तक उसे अपनी मुलाजमत से बरतरफ भी नहीं किया। क्या कहना चाहती हो? शेरा की पेशानी शिकन आलूद हो गई। असल जिम्मेदारी मैडम पर आयद होती है। वो 2 टके का मुलाजिम तो महज एक मोहरा है। मज़ा तो तब है कि असल सांप का सर कुचल दिया जाए। शलवार कमीज़ वाले का अंदाज उकसाने वाला था। लाठी को टुकड़े करने से क्या मिलेगा? सोच लो, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन मुर्गी जब कड़क हो जाने का इजहार कर दे तो उसका रोस्ट ज़्यादा मज़ेदार होता है। तुम शायद ठीक ही कह रहे हो, शेरा ने एक नज़र मैडम की सिमत डालते हुए कहा। पेड़ को अगर जड़ से काट दिया जाए तो पत्ते और शाखें खुद ब खुद सूख कर रेजा रेजा हो जाते हैं, लेकिन मैं इसे भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम शेरनी के शिकार का प्रोग्राम बनाओ उस्ताद, भेड़ को मैं ज़िबा करके तुम्हारे कदमों में डालूंगा। शेरा आज का प्रोग्राम कभी कल पर नहीं डालता, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसी जगह बैठना पसंद किया है जहाँ से शिकार को ख़त्म करने के बाद बआसानी लोगों की निगाहों से ओझल हो सकता हूँ और फिर गुप अंधेरा होते ही फायर की आवाज़ सुनकर लोगों में भगदड़ मच जाएगी। बज़ाहिर अकड़ कर चलने वाले ये लोग अंदर से बहुत बुज़दिल और डरपोक होते हैं। फ़िक्र मत करो बॉस, सहदानी तुम्हारे साथ है। जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ मैं अपना खून बहाने को भी तैयार हूँ। फिर उन दोनों की आवाज़ लोगों की तालियों में गूंज कर दब कर रह गई। मैडम अपनी तकरीर ख़त्म कर चुकी थी और स्टेज से उतर कर अपनी नशिस्त की तरफ जा रही थी। फिर स्टेज सेक्रेटरी ने माइक पर आकर वजारत सेहत के सेक्रेटरी को मदऊ किया तो हाल एक बार फिर तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। तालियों की गूंज में सेक्रेटरी वजारत सनत अपनी कुर्सी से उठकर स्टेज की सिमत कदम उठाने लगे। अभी वो स्टेज पर पहुंचकर हाथ उठाकर लोगों की तालियों का जवाब दे रहे थे कि एक शख्स मेज़ों के दरमियान से गुजरता हुआ आगे बढ़ा और सेक्रेटरी की कुर्सी पर आ बैठा। मैडम बरलास ने उसे गौर से घूरा। वो फ्रेंच कट दाढ़ी वाला एक खूबरू शख्स था जिसने होंठों के दरमियान पाइप दबा रखा था। रख रखाव के अतबार से वो किसी बड़े और मुअज़्ज़ज़ घराने का फ़र्द नज़र आ रहा था। मुमकिन है वो सनतकार हो, मैडम ने सोचा, लेकिन इसके बावजूद ये बात भी मंजूर नहीं थी कि कोई शख्स सेक्रेटरी की नशिस्त पर इस तरह कब्ज़ा जमा ले, और ऐसी सूरत में जबकि वो कुर्सी मैडम के सीधे हाथ पर थी और वह इस नवारिद से वाकिफ़ भी नहीं थी। एक लम्हे तक वो इस खूबरू और तनोमंद शख्स को निगाहों में तोलती रही। फिर उसने फ्रेंच कट दाढ़ी वाले से पूछ लिया, आपकी तारीफ़? कैप्टन सरफराज फ्रॉम मिलिट्री इंटेलिजेंस। आप गालबन मैडम बरलास है ना? जी हाँ, लेकिन डोंट वरी, आई एम ऑन ड्यूटी, इसने गहरी सी संजीदगी से कहा। सेक्रेटरी साहब की वापसी से पहले मैं ये नशिस्त खाली कर दूंगा। क्या आप? डीआईजी सिटी ने जुमला अधूरा छोड़ते हुए दरियाफ्त किया। गार्ड ड्यूटी, कैप्टन सरफराज ने लापरवाही से कहा। क्या मतलब? मैडम बरलास ने कदरे उलझे हुए लहजे में कहा। क्या सेक्रेटरी साहब को यहाँ कोई ख़तरा लाहक है? बुरा वक़्त कभी आवाज़ देकर नहीं आता मैडम, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। यू आर राइट कैप्टन, डीआईजी क्राइम्स ने कहा, लेकिन क्या आपको किसी ख़तरे की इतला पहले से मिली है? सॉरी सर, कैप्टन सरफराज ने सपाट लहजे में जवाब दिया।
हम कबल अज़ वक़्त कोई बात ज़ुबान से नहीं निकालते, ये भी हमारी ट्रेनिंग और ड्यूटी का एक हिस्सा है। बुरा ना मानिएगा कैप्टन, मैडम बल्लास ने मुलायमत से कहा। हमने ज़ाती तौर पर सेक्रेटरी साहब के लिए ख़ासे हिफाजती इंतज़ाम कर रखे हैं। हमें मालूम है कि हुकूमत के सरकारी हलकों में उन्हें क्या अहमियत हासिल है। कैप्टन सरफराज ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। पाइप का धुआं उड़ाते हुए सरसरी निगाहों से हॉल में देखने लगा। उसकी उकाबी नज़रें चारों तरफ चकराती फिर रही थीं। सरदार और मोनिका के अलावा डीआईजी सिटी भी कैप्टन को बगौर देख रहे थे, लेकिन वो इन सब की तरफ से बेनियाज अपने काम में मसरूफ़ था। फिर उसने शेरा को अपनी जगह से उठते देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता एक कदरे नीम रोशन हिस्से की तरफ जा रहा था। फिर वो सिरकता हुआ एक पिलर की आड़ में हो गया। इतनी देर में शेरा का साथी बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गया। मैडम, कैप्टन सरफराज ने बेगम बल्लास की तरफ झुककर सरगोशी की। क्या मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर सकता हूँ? जी। बेगम बल्लास ने इस वक्त जो सेक्रेटरी की जवाबी तकरीर सुन रही थी, चौंक कर कैप्टन की तरफ देखते हुए कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा, कोई ख़ास बात? आप इस वक्त मुझे पूरे हॉल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, अहम, हसीन और स्मार्ट लग रही हैं। कैप्टन ने इतने मदम लहजे में कहा कि कोई और उसकी बात नहीं सुन सका। मैडम बल्लास के चेहरा गुस्से की तपिश से तप कर गुलनार हो गया। मोनिका ने भी मैडम के चेहरे के बदलते तासुरात को बहुत गौर से देख लिया था, लेकिन कबल इसके कि वो मैडम से इस तब्दीली की वजह दरियाफ्त करती, कैप्टन सरफराज ने एक ऐसी हरकत की कि मेज़ पर बैठे हुए तमाम लोग शशद होकर रह गए। उसने बैठे बैठे मैडम की कुर्सी पकड़कर इस तरह पुश्त की तरफ झटका दी कि मैडम के साथ साथ झोंक में वो भी कुर्सी समेत फर्श पर उलट गया। ठीक उसी वक्त हॉल की बत्ती चली गई। यके बाद दीगरे 2 फायर की आवाज़ गूंजी तो अंधेरे के बावजूद लोगों के दरमियान भगदड़ मच गई। कैप्टन सरफराज ने मैडम बल्लास को फर्श पर अपने साथ दबोच रखा था। जनरेटर ऑन कर दो जल्दी। अंधेरे में किसी की आवाज़ उभरी। इसके साथ डीआईजी सिटी की गरजदार आवाज़ गूंजी, खबरदार कोई भी अपनी जगह से हरकत न करे। बिजली वापस आने में कोई 5 मिनट लगे थे, लेकिन इस अरसे में बैंक्वेट हॉल का नक्शा दरहम बरहम हो चुका था। लोगों की भगदड़ की वजह से बेशतर मेज़ें और कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं। कैप्टन सरफराज ने बत्ती आने के बाद ही नीचे से उठने की कोशिश की। आई एम सॉरी मैडम, उसने बेगम बल्लास से कहा। अगर मैंने बर वक्त आपको नीचे न गिराया होता तो ऐन मुमकिन था कि वो दोनों गोलियां आपके जिस्म को उछलने कर देती। लेकिन वो कौन लोग थे? डीआईजी सिटी ने पूछा। सॉरी सर, कैप्टन का लहजा सपाट था। मैं फ़िलहाल कोई रिपोर्ट नहीं दूंगा। बहरहाल, मैडम बल्लास ने कपड़े झाड़ते हुए कहा, आपको इस बात का इल्म ज़रूर था कि हमला किस पर होने वाला है। सेक्रेटरी साहब की खबर लीजिए, एक मेहमान ने कहा तो सब लोग सेक्रेटरी की तरफ मुतवजा हो गए, जो बदस्तूर डाइस पर एक सिमत खड़े थे। अंधेरे में चलाई जाने वाली गोलियां ज़ाया ही गई थीं। आधे से ज़्यादा मेहमान रुखसत हो चुके थे। डाइनिंग हॉल इस अफरा तफरी से महफूज रहा था, इसलिए खाने का ऐलान किया गया। लोगों में अभी तक खौफ और हिरास की फ़िज़ा बरकरार थी, इसलिए वो सभी जल्दी जल्दी खाने से फारिग हो गए। मैडम बल्लास सेक्रेटरी वजारत सनत को छोड़ने उनकी कार तक गई थी। मुझे अफसोस है जनाब कि यह हादसा पेश आ जाने से तकरीब ख़राब हो गई, लेकिन वो हमला आप पर नहीं था। मौत और ज़िंदगी तो खुदा के हाथ में है मैडम बल्लास, इसलिए मैंने मौत से खौफज़दा होने की कोशिश कभी नहीं की। बहरहाल, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। नेवर माइंड, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द लाइफ। सेक्रेटरी और दीगर मेहमानों को रुखसत करने के बाद बेगम बल्लास अपनी कार की तरफ बढ़ी तो सरदार और मोनिका दोनों ही साथ साथ थे। उन दोनों के चेहरे बदस्तूर सते हुए नजर आ रहे थे। मैडम पर होने वाले कातिलाना हमले ने दोनों ही को हवास बाख्ता कर दिया था। हमें अफसोस है मैडम, लेकिन वो कहाँ है? मेरा मतलब है कैप्टन सरफराज, बेगम बल्लास ने चौंकते हुए कहा। मैं इस वक्त भी आपसे ज़्यादा फासले पर नहीं हूँ, कैप्टन सरफराज ने कार की जानिब से सामने आते हुए कहा। मैडम, मेरा ख्याल है कि मैं आपके साथ घर तक चलता हूँ, सरदार ने पेशकश की। मेरा ख्याल है कि यह फ़र्ज़ भी मैं ही अंजाम दूंगा, कैप्टन सरफराज संजीदगी से बोला। मुझे मैडम साहिबा से रास्ते में कुछ ज़रूरी बातें भी करनी हैं। मुझे खुशी होगी कैप्टन, मैडम बल्लास ने तशुकराना अंदाज में जवाब दिया। फिर मैडम बल्लास मोनिका से रुखसत हासिल करके गाड़ी में बैठ गई। इसके साथ ही अगली सीट पर कैप्टन सरफराज भी बैठा था। कार होटल से निकलकर खुली सड़क पर आई तो मैडम ने कैप्टन सरफराज को पहली बार मखसूस पसंदीदा अंदाज में घूरते हुए कहा, कैप्टन, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम किसी बड़े इनाम के मुस्तहिक हो। आप मुझे क्या इनाम देना चाहती हैं? तुम जो चाहो मांग कर देखो, तुम्हें मायूसी नहीं होगी। मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यही है कि आप इस वक्त ज़िंदा हैं। लेकिन वो कौन था जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी? इस बार संजीदगी से सवाल किया गया। आपके अपने ही किसी काबिल एतमाद आदमी का हाथ लगता है। नहीं, यह मुमकिन नहीं हो सकता।
जिन लोगों पर मैं एतमाद करती हूँ वो मेरे भरोसे के आदमी होते हैं। मेरा ख्याल है कि आपके भरोसे का एक आदमी आज आपके तलब करने पर तकरीब में मौजूद नहीं था। कैप्टन, तुम कहीं मेरे सेक्रेटरी रहमत अली की बात तो नहीं कर रहे? मैडम चौंकी। यू आर राइट मैडम, कैप्टन सरफराज ने बड़ी गंभीर संजीदगी से जवाब दिया। आपकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस मोनिका ने गालिबन आपको बावर कराने की कोशिश भी की थी कि रहमत अली अपने प्रोजेक्ट में कामयाबी के बाद मगरूर हो गया है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ट्रेनिंग के दौरान हमें अपनी आंखें और कान हर वक्त खुले रखने की बार बार ताकीद की जाती है। सोना शायद ज़रबात सहने के बाद ही कुंदन की शक्ल इख्तियार करता है और फिर हमारे वसाइल तो लामहदूद होते हैं। क्या तुम मिलिट्री की मुलाजमत छोड़ सकते हो? बेगम बल्लास ने सवाल किया। मैं समझा नहीं। मुझे तुम्हारी जैसे कारआमद आदमियों की ज़रूरत होती है। तनख्वाह का मामला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। मेरा मशवरा है कि आपको हालात से सबक लेना चाहिए। कैप्टन सरफराज ने चुभते हुए लहजे में जवाब दिया। किसी नए आदमी की हिमायत करने का नतीजा आपके सामने आ चुका है। नहीं, मेरा दिल अब भी नहीं मानता कि वो मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश कर सकता है। इस एतमाद की कोई वजह भी होगी। हाँ, जो आदमी अपना माजी खुली किताब की मानित दूसरे के सामने रख दे वो धोखेबाज नहीं हो सकता। इसका क्या सबूत है कि उसने जो कुछ अपने बारे में बताया है वो ठीक ही है? नहीं, मुझे अपने तजुर्बे और आंखों पर मुकम्मल एतमाद है। एक सवाल करने की इजाज़त चाहूँगा। पूछो। जो लोग आस्तीन में सांप पाल कर इन्हें दूध पिलाने के आदी हों, इन्हें आप किस नाम से याद करेंगे? कैप्टन सरफराज ने रूखे लहजे में पूछा। कैप्टन, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? बेगम बल्लास ने तेज़ लहजे में कहा। आपकी खातिर मैं अपनी मुलाजमत छोड़कर आपकी फ़र्म ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ़ एक शर्त पर। वो क्या? मेरे बारे में अगर कोई आपके कान भरे तो आप उसे सख्ती से सरजनिश कर देंगी। कैप्टन सरफराज ने कहा। मैं अपना फ़र्ज़ निभाना चाहता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कोई बंदिश कभी नहीं की जाएगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, इसलिए कि तुम मेरे मोहसिन हो। तुमने मेरी जान बचाई है। आप शर्मिंदा कर रही हैं मैडम। मैं तो सिर्फ़ एक नमक हलाल खादिम हूँ। इस बार कैप्टन सरफराज ने बदली हुई आवाज़ में कहा और बेगम बल्लास हैरत से उछल पड़ी। तुम रहमत अली? यस मैडम, आपका मुलाजिम। कैप्टन सरफराज ने, जो हकीकतन रहमत अली के सिवा कोई और नहीं था, नहायत अदब से कहा। मुझे चूँकि ख़तरे का एहसास था, इसलिए मैंने ये सवांग रचाया था। हैरत अंगेज़, बेगम बल्लास ने उसे तारीफ़ी नज़रों से देखते हुए कहा। ताज्जुब है कि मोनिका तुम्हें नहीं पहचान सकी और सरदार ने तो तुम्हें मेकअप करने की तरबियत दी थी, मगर वो भी धोखा खा गया। लेकिन 1 मिनट, वो कौन था जिसने मुझे शूट करने की कोशिश की थी? वो आप ही का परिवर्दा बदमाश शेरा था। शेरा? बेगम बल्लास ने बड़े शफ़ाक लहजे में शेरा का नाम 2 बार दोहराया था।